नमस्कार, गुड इवनिंग आप सबों को। आदरणीय आनंद सर, सुनील सिन्हा सर और जितने भी हमारे इसमें ऑडियंस जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, आप सबों को राजेंद्र कुमार का की शुभ संध्या और नमस्कार। आज की शाम बहुत ही महत्वपूर्ण शाम है कि हम लोग आज एक अपने बहुत ही बेहतरीन वक्ता से सुनने जा रहे हैं, डॉक्टर ईशान आनंद। डॉक्टर ईशान आनंद is an assistant professor at Jindal Global Law School. He is a PhD in economics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and his research interests include agrarian studies, inequality, exclusion, labor and political economy. We are fortunate to have Dr. Ishan with us this evening. और हम लोग इस सेशन को शुरू करने से पहले हम साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव श्री DNS आनंद सर से आग्रह करते हैं। सर, आज का जो विषय है गहराते आर्थिक संकट के बीच देश में रोजगार की मौजूदा स्थिति, इस पर आज ये व्याख्यान होने वाला है। सर, आप इस पर प्रकाश डालें और विषय प्रवेश करें। श्री DNS आनंद। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो इस व्याख्यान माला से जुड़े आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। ये साइंस फॉर सोसाइटी की एक व्याख्यान माला के तहत आयोजन हो रहा है। पिछले कम से कम 3-4 महीनों से साइंस फॉर सोसाइटी ने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना साइंस वेब पोर्टल ने मिल करके इस व्याख्यान माला का आयोजन किया विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक मुद्दे भी रहे हैं, विज्ञान से जुड़े मुद्दे भी रहे हैं। आज के का यह व्याख्यान इस मायने में यह अहम है कि ये रोजगार जैसे अहम मुद्दे पर चीजों को साफ करता है। कोरोना काल ने जो संकट पैदा किया रोजगार को लेकर, हम और आप सभी अवगत हैं इससे कि किस तरह से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खत्म हुए, बंद हुए, छटनी हुई, बंदी हुई, वेतन कम हुए। तो अलग अलग रूपों में, चाहे वो उद्योग धंधे का सवाल हो या कृषि क्षेत्र में, वो संकट पैदा हुआ है। इस पर चर्चा कम हुई है। वैसे शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य तो एक बड़ी समस्या रही भी, स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में भी उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लेकिन एक विषय, क्योंकि वो रोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, पढ़ाई के बाद बड़ी संख्या में जो छात्र पढ़कर बाहर निकलते हैं, नौकरी के इंतजार में होते हैं, लेकिन बाहर की स्थिति बहुत ही कहें कि भयावह है और बहुत बदतर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये स्थिति कोई 1-2 साल से पैदा हुई है, कोरोना काल में ही, बल्कि इसके पहले भी देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो प्रवृत्ति रही है रोजगार को लेकर के, वो चिंताजनक ही रही है। रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई और वो चीजें डिटोरेट। तो एक बहुत ही बेहतर अवसर होगा। ईशान आनंद एक युवा अर्थशास्त्री है और इन चीजों को लेकर रोजगार के क्षेत्र में खास तौर से उनकी रुचि भी रही है, उन्होंने कुछ काम भी किया है और एक सुखद अवसर है कि हम लोग इस मामले में डॉक्टर ईशान आनंद को सुने। और फिर एक प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा उनके डिलीवरी के बाद, स्पीच के बाद। तो एक अच्छा होगा यदि उस सत्र में इस सवाल पे हमारे युवा साथी भी और सभी साथी यदि कुछ सवाल पूछें, सवाल उठाएं, तो डिस्कशन में चीजें और भी बेहतर तरीके से सामने आएंगी। तो मैं आप तमाम मित्रों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर,
जो आपने बातें रखी विषय प्रवेश के लिए, और सारे लोग समझ चुके हैं कि आज का ये का जो व्याख्यान माला है, एक कड़ी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और हम अब आग्रह करते हैं डॉक्टर ईशान आनंद जी से कि आप आज के मुख्य विषय पर आप हम लोग के बीच अपनी बात रखें और सबको लाभान्वित करें। आपका पुनः स्वागत है। आप अपना वक्तव्य शुरू करें, डॉक्टर ईशान। थैंक यू राजेंद्र जी। सभी आयोजकों को का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि मुझे आज इस विषय पर बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ आंकड़े मैं दिखाना चाहता था, तो अगर संभव हो विकास, क्या हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? देखिए, रोजगार का सवाल अपने आप में काफी व्यापक सवाल है। इसमें कई सारे पहलू हैं, बहुत सारी बहस है रोजगार को लेकर के, और सारे तरीके के बहसों पर बात कर पाना एक बार में ये संभव नहीं हो। तो मैंने आज का जो अपना व्याख्यान है, उस जिस तरीके से मैंने इसको प्लान किया है वो ये है कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें। एक तो बात यह है, और उसमें हो सकता है कुछ बिंदु छूट जाएं, तो उस पर अगर बाद में चर्चा हो सकती है तो अच्छा है। दूसरा जो कहिए कि जो लिमिटेशन है वो ये है कि लिखने और पढ़ने की आदत कई साल से अंग्रेजी में है, तो कुछ तकनीकी शब्द हैं जिसका हिंदी में अनुवाद ठीक से आने में हो सकता है समस्या हो, तो उसके लिए मैं अभी से खेद व्यक्त कर दे रहा हूँ। अब जो 4-5 प्रमुख बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक तो गहराता आर्थिक संकट की जो बात हुई, तो वो आर्थिक संकट क्या है और किस तरीके से है, सिर्फ कोविड के कारण है या उसके पहले से है, उस पर कुछ बातें करेंगे। दूसरा, चूंकि मामला रोजगार का है, तो भारत का जो श्रम बाजार है, जिसको हम लोग लेबर मार्केट बोलते हैं, श्रम बाजार का ढांचा क्या है, किस तरह का श्रम बाजार है। तीसरी चर्चा करेंगे बेरोजगारी से जुड़ी हुई। चौथी करेंगे आय से जुड़ी हुई, किस तरह लोगों की एवरेज इनकम जिसको बोलते हैं, कितनी है आय, किस तरीके की कमाई लोग कर रहे हैं आज की तारीख में। और पांचवा मुद्दा जो उठाएंगे वो संभावनाओं का उठाएंगे कि किस तरीके से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं आज हमारे देश में। अब पहली बात पर आते हुए कि आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट, देखिए, कोविड से जुड़ा आर्थिक संकट ये हम सब आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने लॉकडाउन झेला है। पहले लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक लोग बिल्कुल ही बहुत कड़ा लॉकडाउन, और अगर बाकी देशों की तुलना में बाकी देशों से तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि दुनिया में तमाम तरह के देशों में लॉकडाउन हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कड़ा लॉकडाउन अगर किसी देश में हुआ और जिस देश में सबसे ज्यादा कड़ाई बरती गई, कड़ाई का अर्थ है कि बिल्कुल ही पहला लॉकडाउन 2020 में जो पहला 25 मार्च को जो लॉकडाउन घोषणा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, कि जिस कड़ाई के साथ वो 3 महीने का लॉकडाउन रखा गया, तो दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा कड़ा लॉकडाउन भारत में रखा गया। पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था पे असर कैसे पड़ा कि कई सारे कारखाने बंद हुए, रोजगार में दिक्कतें आई इत्यादि। तो इस दौरान भारत की जो विकास दर है 2020-21 में वो 7.5% गिरी। काफी बड़ी गिरावट इसको कह सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो 2016 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर जिसको बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि देश में कितना उत्पादन हुआ एक साल में। तो अगर देश में जनसंख्या भी बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो उत्पादन मानते हैं कि साल दर साल बढ़ना चाहिए। तो उत्पादन बढ़ने का जो दर है वो क्या है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट यानी जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 2016 में 8.3% थी। वहां से गिर करके लगातार 2019-20 में 4% के आसपास रह गई थी। तो 8% के वृद्धि दर से जीडीपी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, वो गिर करके 2019-20 में 4% यानी आधे पर आ गई थी। अब इसका आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से मंदी आना शुरू हो गया था कोविड के पहले। उसका कोविड से कोई लेना देना नहीं था, और ये
कोविड की मार दुनिया भर में पड़ी, लेकिन ये जो गिरावट हम देख रहे थे आई, ये गिरावट, तो ये देखिए, ये जीडीपी ग्रोथ की जो मैं बात कर रहा था कि 2017, 16, 17, 17, 18, 18, 19 तो बहुत तेजी से ये गिरावट आई। अब ये गिरावट क्यों आई, इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके सारे कारणों में जाना संभव नहीं है, लेकिन सरल शब्दों में यदि कहें तो प्रमुख जो समस्या रही वो ये रही कि भारत में मांग की कमी थी। मांग की कमी का अर्थ है कि यदि मांग कम है देश में तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी कम होगा। अब यदि कोई बिस्किट बना रहा है, यदि कोई कपड़े बना रहा है, कोई अनाज उगा रहा है, और कोई मान लीजिए कि कार बना रहा है, मोबाइल फोन बना रहा है, लेकिन अगर कार, मोबाइल फोन, खाना, अनाज खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन कम होगा तो कम उत्पादन में लोग भी कम लगेंगे, तो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। तो 2017-18 में हमने देखा कि बेरोजगारी की जो दर थी वो पिछले 40 सालों में सबसे अधिक थी। तो उसका प्रमुख कारण ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से मांग की कमी के कारण कम हो गई थी। और उसके बाद 2020 आया, कोविड का दौर आया, मगर कोविड के दौर के पहले की ये स्थिति है कि हमारी अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से गिरावट आई थी। अगले स्लाइड पे जाएं। हाँ, ठीक। तो पहला मेरा मुद्दा ये था कि अर्थव्यवस्था की हालत कोविड के पहले से ही भारत में, जिसको स्लो डाउन बोलते हैं, कि बहुत कमी आने लगी थी अर्थव्यवस्था में। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम समझें कि भारत का श्रम बाजार आखिर है कैसा, तो भारत का जो लेबर मार्केट है, कितने लोग हैं, किस तरह से काम होता है। अब श्रम बाजार को हम कैसे समझते हैं? श्रम बाजार को समझने के लिए भारत सरकार हर साल एक सर्वे करती है, जिसका नाम होता है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये 2017 से शुरू हुआ। इसके पहले अलग ढंग का सर्वेक्षण होता था, वो हर 5 साल में एक बार होता था। 2017 से हर जुलाई से शुरू होकर के जून तक, जुलाई से जून का जो साल कह लीजिए, इस समय भारत सरकार ये सर्वे करती है। भारत सरकार का जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है वो ये सर्वे करता है, और सर्वे में क्या होता है कि वो जाता है, अब जाहिर सी बात है कि भारत की जितनी जनसंख्या है, हर किसी के पास जाना संभव नहीं है, तो ये एक छोटा सर्वे होता है। इसमें करीब 5 लाख लोगों तक ये सर्वे पहुंचता है, और ये सर्वे इस ढंग से किया जाता है कि इसका जो परिणाम निकले, वो परिणाम को हम पूरे देश के परिणाम के हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए सर्वे में निकला कि इतनी बेरोजगारी, तो आपने सर्वे तो 5 लाख लोगों का किया, लेकिन वो 5 लाख लोगों का चयन इस तरीके से किया जाता है, सभी राज्यों में जाकर के, सभी जिलों में जाकर के, सभी जाति, धर्म, समुदाय, शिक्षा के हिसाब से, तो इस तरीके से चुना जाता है कि इसमें इतनी डाइवर्सिटी होती है कि उसका जो निष्कर्ष आता है, आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष पूरे देश के लिए मान्य है। और सर्वे में जाकर के सवाल पूछा जाता है कि आपने पिछले 1 वर्ष में क्या किया, या आपने पिछले 1 सप्ताह में क्या किया। और इससे पता नहीं लगता है कि भारत का श्रम बल कितना है, भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, जाति के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, लिंग के हिसाब से। तो इस तरीके का आंकड़ा, तो इसी आंकड़ों में जो भी बात रखूंगा आने वाले स्लाइड्स में, इसी आंकड़े के आधार पर रखूंगा, और ये सभी आंकड़े पूरी तरीके से भारत सरकार के आंकड़े, तो ऑफिशियल कहिए कि ये डेटा है। अगले स्लाइड पे जाएं। हाँ, तो अब कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो हम पाएंगे कि भारत का जो श्रम बल है, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, वो 40%। इसका मतलब है कि भारत की आबादी अगर 100 करोड़ है, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 100 है भारत की आबादी, तो उसमें से 40 लोग भारत में या तो काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, और उसी को ये प्रतिशत में है, और उसी का हमने कुल जिसको बोलते हैं कि टोटल नंबर, करीब 54 करोड़ के आसपास लोग भारत में लेबर फोर्स में है। तो जब हम भारत में लेबर फोर्स की बात करते हैं तो हम 54 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जिस 54 करोड़ में, और ये 2019 के आंकड़े हैं, यही अद्यतन आंकड़े हैं, इसके बाद कोई सर्वे अभी तक सर्वे का डेटा अभी तक नहीं आया है। 54 करोड़ लोगों में से 54 करोड़ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं।
करने की काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से 51 करोड़ लोगों के पास काम है और 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो ये तो 2019 की स्थिति थी कि 51 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोजगार, काम से मेरा अर्थ है कि रोजगार कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बहस है हमारे अर्थशास्त्र में, और जो लोग इस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं, कि अब जो लोग इस 51 करोड़ के बाहर हैं, अब मान लीजिए भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास रही, अब जो इस 51 करोड़ के बाहर हैं, क्या वो काम नहीं कर, या आप उसको कैसे देखते हैं? तो ये एक बहस है, जिस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस एक दो लाइन उस पर कह देना चाहता हूँ कि अब काम को जिस तरीके से ये किया गया कि जो खास करके अगर कहें कि महिलाएं घर में घरों का काम करती हैं, तो उसको काम के रूप में नहीं गिना जाता सरकारी आंकड़ों में। काम के रूप में उसी को गिना जाता है जो आय के लिए किया गया काम। तो उसकी आबादी कहिए कि 51 करोड़ 2019 में थी, और 3 करोड़ बेरोजगार हमारे देश में है। तो अब आने वाले जो स्लाइड्स में हम बात करेंगे ये इन 51 करोड़ लोगों की, कि भारत में रोजगार करने, काम करने वाले कामगार लोग जिसको बोल सकते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसकी स्थिति कितनी है, किस तरीके का काम लोग करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले स्लाइड पर जाएं। तो एक महत्वपूर्ण बहस हमारे देश में ये है कि भारत में जो कुल श्रमिक की मान लीजिए कि पुरुष और महिलाएं, इसमें काफी अंतर है श्रम बल में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को जिसको कहते हैं, कितने प्रतिशत पुरुष काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं या काम की तलाश में है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और 57% पुरुष हमारे देश में काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, उसकी तुलना में मात्र 23% महिलाएं काम कर रहे हैं या काम की तलाश में। अब ये जो है आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पाते हैं बाकी देशों से अगर तुलना करें तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जैसे जैसे रोजगार के अवसर बड़े होते हैं, ज्यादा फैलते हैं, जैसे जैसे देश और अमीर होता जाता है, तरक्की करता जाता है, देश का विकास होता जाता है, उस तरीके उसी के अनुरूप, उसी के प्रपोर्शन में महिलाओं का जो श्रम बल है, श्रम बल प्रतिशत है, वो बढ़ता जाता है। तो जितना देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, बाकी तमाम देश दुनिया में हम देख रहे हैं, उस ज्यादा से ज्यादा महिलाएं काम करने के लिए बाहर आती हैं। भारत इसमें एक अपवाद है। भारत में महिलाओं में जो श्रम बल प्रतिशत है वो मात्र 23% है, और आप कई सारे देशों की तुलना में पाएंगे कि भारत इसमें काफी पीछे है। तो लेबर मार्केट, रोजगार से संबंधित जो बहस है, उसका एक प्रमुख पहलू ये भी है, किस तरीके से, इसके कारण क्या है, किस तरीके से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में ला सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, अभी इस कारणों पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं बस चिन्हित आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, या इस समय ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत प्रमुख मुद्दा, बहुत प्रमुख बहस भारतीय रोजगार से संबंधित ये है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी कम है, और किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। अगले स्लाइड पे है। ठीक है, अब श्रम बाजार, जो जिस 51 करोड़ लोगों की हमने बात की, 51 करोड़ लोग जो हमारे देश में जो रोजगार करते हैं, किस तरीके का रोजगार करते हैं। अब भारत में बहुत बड़ी आबादी, आधे से ज्यादा 54% से भी ज्यादा आबादी स्वरोजगार में है, और खुद का धंधा करती है। अब उसमें ज्यादातर तो किसान है गाँव में, बाकी कोई अपना छोटा व्यवसाय कर रहा है, कोई बड़ा व्यवसाय है, किसी की छोटी दुकान है, कोई रेडी पर है। तो स्वरोजगार जिसको बोल सकते हैं, जो किसी और के लिए काम नहीं करता, जिसका खुद का व्यवसाय है। 54% भारत के कामगार जो हैं, भारत में जितने एम्प्लॉयड हैं, उसका 54%, आधे से ज्यादा बड़ी आबादी भारत में स्वरोजगार में है। जो लोग मासिक वेतन पाते हैं हर महीने, जिनको तनख्वाह मिलती है, ये आबादी 23% के आसपास, और जो दिहाड़ी मजदूर है, ये आबादी 24% के आसपास। अब ये इसका मतलब क्या है, ये जो हम दिखा रहे हैं, इस आंकड़ों से जो मतलब निकलता है, देखिए जब कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, तो
दिहाड़ी मजदूर 24%, मतलब भारत का कहिए कि 1/4 जो लोग कामगार हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन पर तो सीधा असर पड़ा, क्योंकि रोजगार के अवसर काफी कम थे, खास करके शहरों में। गाँव में अगर आप कहें कि चलिए खेती में कुछ अवसर थे वो बने रहे, लेकिन खास करके शहरों में और गाँव में खेती के अलावा जो अवसर थे तो वो काफी कम हुए। तो ये 1/4 जो भारत का कामगार है सब जगह उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा कोविड के दौरान। इसके साथ में जो स्वरोजगार जिसको हम कह सकते हैं, शहरी स्वरोजगार जो है, जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, उन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा। अगले स्लाइड पर जाए। अब कहें कि इस तरीके का भारत का जो ढांचा है, तो भारत के कामगार कहाँ काम करते हैं, किस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं काफी पहले से कि भारत की बहुत बड़ी आबादी कृषि में है। और आज भी पिछले कुछ 20 सालों में ये संख्या कम हुई है, मगर आज भी करीब 40% के आसपास की आबादी सीधे तौर पर कृषि में है। और समस्या है कि उद्योग में मात्र 10, 11, 12% के आसपास आबादी काम करती है। अब किसी भी विकसित देश को देख लें, जिस भी देश में विकास हुआ है, जिस भी देश ने अच्छा किया है, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर उद्योग में काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। ये जो भारत की आबादी मात्र 12% कामगार उद्योग में है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई सालों कृषि का संकट हम सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से कृषि में, कई सालों से मतलब पिछले 30 सालों से कहें या उसके पहले से भी, लेकिन पिछले 30 सालों में कृषि का संकट काफी तेज हुआ है। कृषि का संकट इस तरीके से है कि आय जो कृषि से है ये काफी कम है। चूंकि कृषि से काफी कम आय है, इसीलिए आप बाकी चीजें भी करना चाहते हैं। अब बाकी चीजें जो आप करना चाहते हैं उसमें उद्योग में नौकरियां बहुत कम है। तो इसीलिए भारत में जो हो रहा है, जो कि बाकी कई सारे देशों से अलग है, कि आप उद्योग चूंकि है नहीं, तो आप सीधा जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें जाकर के शामिल हो जाते हैं, जिसमें कि शामिल होना आसान है। आप कुछ बेच सकते हैं, आप छोटे रोजगार उस तरीके से कर सकते हैं, अपना कुछ एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें, तो ये एक तरीके से कहिए कि भारत में समस्या है, भारत के श्रम बाजार में समस्या है कि ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो कृषि पर है। उद्योग उतना रोजगार नहीं दे पा रहा, काफी आजादी के काफी सालों के बाद भी, काफी प्रयासों के बाद भी उद्योग उस तरह का रोजगार नहीं दे पा रहा है। और इसीलिए जो नौकरियां कर रहे हैं लोग, वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, जहाँ की सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा नहीं होता, आप खुद से ही चीजें कर रहे हैं, जिसको सोशल सिक्योरिटी नेट बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि मान लीजिए उद्योग में जो नौकरियां हैं उसको बचाने के लिए सरकार कुछ कोशिश करती है। एमएसएमई सेक्टर जिसको बोलते हैं, छोटे एवं लघु उद्योग, उनको बचाने के लिए कुछ लोन दिया गया है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर में है इसके लिए काफी समस्या है। तो ये भारत के रोजगार की एक प्रमुख समस्या है कि कृषि पर जिस तरीके का दबाव है, और दबाव होते हुए भी कृषि की हालत खुद में ही इतनी खराब है तो इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल पाने के लिए सक्षम इस समय नहीं। अगले स्लाइड पे। ठीक है, ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा है। अब मैंने शुरू में हमने बात की कि भारत में कुल बेरोजगारी दर जो है 2019 में वो 5% के आसपास थी। अब 5% ऐसे तो छोटा लग सकता है, लेकिन कहें कि पिछले 40 सालों में 5%, 6%, 7% की बेरोजगारी दर भारत में कभी नहीं रही। वो उसका कारण ये भी है कि बेरोजगारी दर एक साल में नापी जाती है। पिछले 1 सालों के एक बड़े हिस्से में यदि आप बेरोजगार रहे तो आप बेरोजगार माने जाते हैं। लेकिन भारत की जिस तरीके की अर्थव्यवस्था, हमने अभी देखा कि कृषि पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर है। तो होता क्या है कि खास करके गाँवों में जो लोग हैं वो एक कुछ खास महीनों में, कुछ खास सीजन में, खास करके जो कटाई या बुनाई इस तरह का सीजन होता है उसमें तो कृषि में काम कर लेते हैं।
बाकी समय उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती। तो इसलिए भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कम रहती है बाकी देशों की तुलना में। लेकिन बेरोजगारी दर में एक प्रमुख बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की मार किसी पर पड़ रही है तो वो भारत के जो युवा हैं 18 से 29 वर्ष कह लीजिए, उसमें बेरोजगारी दर कुल बेरोजगारी दर से काफी ज्यादा है। इसी तरीके से जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास कम से कम एक ग्रेजुएट की डिग्री है, हो सकता है कि एमए की डिग्री भी हो सकता है पीएचडी की डिग्री हो, इसकी बेरोजगारी दर और भी ज्यादा है, 4 गुना है कुल बेरोजगारी दर की। तो भारत की बेरोजगारी की समस्या की सबसे ज्यादा मार अगर किसी एक तबके पर पड़ी है तो वो युवा और शिक्षित तबका है। जो जिनके पास एक डिग्री है या जिनके पास कहिए कि ये एस्पिरेशन है कि वो कृषि से हट करके कुछ और काम करें। अब समस्या ये है कि इस तबके के लिए कोई खास नीति आज हमारे पास नहीं है। तो अब जिस भी तरीके की पॉलिसीज या नीति की बात करें पिछले कई सारे सालों में, खास करके युवाओं के लिए जो जिसके पास कुछ डिग्री है, जो कुछ जिसको अब सोशल मोबिलिटी कहते हैं कि सामाजिक पायदान में वो और ऊपर बढ़ना चाहता है कि उसके घरों में कृषि से जुड़ा काम होता हो या बाकी काम होते हो, उससे कुछ एक कदम बेहतर करना चाहता है। डिग्री भी ली गई है लेकिन उस डिग्री के हिसाब से नौकरियां उपलब्ध नहीं। ये भारत की एक दूसरी काफी बड़ी समस्या पिछले कुछ दिनों में बनी हुई है। अब इसके अंदर मैंने और आंकड़े नहीं दिखाए, इसको भी और विस्तार से देखना संभव है कि जो ग्रेजुएट हैं, जैसे अब ग्रेजुएट तो देश में कई तरह के हैं और कई सारे समुदाय हैं, कई सारे। अब इसमें अगर मेल और फीमेल ग्रेजुएट्स को अलग अलग करके देखें, जेंडर के हिसाब से करके देखें, तो पाएंगे कि जो महिला ग्रेजुएट्स हैं उनकी बेरोजगारी दर और भी ज्यादा है। इसी का एक जातीय समीकरण भी है कि जो खास करके पिछड़े समुदाय से आते हैं उनमें जो ग्रेजुएट हैं उनकी बेरोजगारी दर अगर आप देखें तो वो 20% से भी ज्यादा है। तो एक तो ये मामला हुआ कि आज भी हमारे देश में ग्रेजुएट होना आसान नहीं। आज के तारीख में भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो कुल ग्रेजुएट होंगे उनकी संख्या 10 से 12% के आसपास है। लेकिन वो ग्रेजुएट डिग्री, और मैं ये बात मानता हूँ कि कई सारे हमारे आज कॉलेज हैं जो कहिए कि जहाँ पढ़ाई का जो स्तर है वो काफी अच्छा नहीं है। तो कई लोग जो कहते हैं वो कई लोग इस तरीके से आर्गुमेंट देते हैं, इस तरीके से बहस करते हैं कि चूंकि हमारे देश के कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर खराब है इसीलिए बेरोजगारी की संख्या ज्यादा है। उसमें कुछ हद तक सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमुख मुद्दा जो है वो ये नहीं है कि भारत में शिक्षा का स्तर कम है, वो एक अपने आप में वो बात सही है। लेकिन अगर सभी लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए तो ये मेरा मानना है कि बेरोजगारी दर और भी बढ़ जाए, क्योंकि रोजगार के अवसर ही हमारे देश में बहुत कम है। तो शिक्षा के साथ रोजगार का जोड़ना एक बात है, एक अहम सवाल है, लेकिन ये उतना अहम नहीं है जितना कि रोजगार के अवसरों का कम है। और रोजगार के अवसर कम हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से उद्योगीकरण बाकी कई सारे देशों में हुआ, हमारे देश में हुआ नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि युवाओं का क्या किया जाए। और आज के तारीख में कोविड के बाद से खास करके, या कोविड के पहले भी आप कहिए कि हमारे देश में युवाओं का एक बड़ा तबका, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों की तैयारियां करता रहा। और सरकारी नौकरियों का एक दूसरा पहलू भी होता है जो कि सामाजिक पहलू है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आरक्षण है। तो उसमें कहिए कि सोशल मोबिलिटी जिसको आप कह सकते हैं कि सभी तबके के लोग उसमें हिस्सेदार होते हैं सरकारी नौकरी में। अब हमारे देश की जो सरकारी नौकरियां हैं उसकी संख्या पिछले 20 सालों में काफी तेजी से घटी। तो अब हमारे युवाओं की नौकरी नहीं मिलने की समस्या, इसका ये काफी बड़ी समस्या है। और इसके लिए हमारे पास एक भी नीति हमारे देश में आज के तारीख में नहीं है। अब आप इसकी तुलना कुछ अन्य देशों से करके देखिए तो हम पाएंगे कि बेरोजगारी भत्ता
कि चलिए कम से कम अगर बहुत बेरोजगारी है तो कुछ समय के लिए बेरोजगारी भत्ता, या कुछ चर्चाएं दुनिया भर में चल रही हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी जिसको बोलते हैं, कि भारत में सिर्फ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, मनरेगा, लेकिन शहर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और खास करके अगर शिक्षित युवा हो तो उनके लिए कोई भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि जहां आप सुनिश्चित कर सके कि रोजगार शिक्षा के बाद उन्हें मिलेगा। ये एक और दूसरी बड़ी समस्या है। अगले स्लाइड पे जाएं। हाँ, और थोड़ा ये पूरा स्लाइड दिखाएं, वो आय छोड़ दें, थोड़ा नीचे जाएं। भारत में आय की जो स्थिति, ठीक है, भारत में आय की जो स्थिति है ये काफी तो अब जो होता है कि आंकड़े इस तरह के काफी कम हमारे देश में हैं। काफी सालों तक, मतलब आजादी से, मतलब 60-70 सालों तक हमें 2017 के पहले तक हमें नहीं पता था कि भारत में लोगों की आय कितनी है। ये पता करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस तरह के आंकड़े नहीं थे। 2017 में पहली बार ये जो सर्वेक्षण हुआ है, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के लोगों की आय को नापा गया, उसका सर्वेक्षण किया गया। तो जो पाया गया वो ये पाया गया कि भारत में जितने कामगार हैं, जितने लोग काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, चाहे वो अपना रोजगार करते हैं, चाहे वो गाड़ी मजदूरी करते हैं, चाहे वो अच्छी जगह नौकरी करते हैं, इन सभी लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो पाया गया 2017 के बाद कि 24% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 5,000 रुपए से कम है, और करीब 62-63% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से कम है। और बहुत कम ऐसी संख्या है, मात्र 0.1% ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अब इन आंकड़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो हम ये पाएंगे कि ये स्थिति कोविड के पहले की है। तो कोविड के दौरान खास करके अचानक से बहुत तेजी से जिस तरीके से आय में कमी आई, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा तबका, जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए महीने से कम है, इस आबादी पर खास करके एक बहुत बड़ा असर पड़ा। और अगर हम इस तरीके से देखें कि किस तरीके की नीतियां रही, तो जरूर कुछ खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ नीतियां रही, जिसमें कि जो अनाज देते हैं वो अनाज की संख्या दुगनी कर दी गई और लंबे समय तक अनाज दिया गया, या 500 रुपए जनधन अकाउंट्स में 3 महीनों के लिए दिया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और इसी का असर है कि भारत में आज भी अर्थव्यवस्था की वापसी की जो दर, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी की जो हम बात करें, अर्थव्यवस्था वापस अपने पहले के सिचुएशन में आ जाएगी, वो काफी धीमी गति से हुआ है। अगले स्लाइड पर जाएं। अब ये आंकड़े तो हमने देख लिए। अब अगर हम समझना चाहें कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, और लॉकडाउन, और मैं सिर्फ ये आंकड़े, जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़े सिर्फ पहले लॉकडाउन में के ही हैं। मतलब हम भारत के जो भी लोग श्रम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को समझना चाहते हैं या श्रमिकों की स्थिति समझना चाहते हैं, उनके सामने एक समस्या है कि हमारे पास अद्यतन आंकड़े नहीं होते। यही भारत सरकार, अगर आज के समय कोई भारत सरकार से पूछेगा कि बेरोजगारी दर कितनी है, तो वो बेरोजगारी दर के आंकड़े 2019-20 के ही होंगे, उसके बाद का सर्वेक्षण हमारे पास नहीं। अब लॉकडाउन 2020 के दौरान ये जो बेरोजगारी दर है, ये 20%, 22%, 23% के आसपास भी पहुंच गई थी। आय में काफी बड़ी गिरावट आई। पलायन की जो समस्या हमने खास करके देखी, शहर से लेकर के गांव तक, अब इसका भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि शहरों में कोई भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे गांव में मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रही, या गांव में चूंकि खेत हैं या छोटे व्यवसाय हैं, उससे किसी तरीके से जुड़ा जा सकता है। शहरों में चूंकि ये व्यवस्था नहीं है। खाद्य सुरक्षा की जो बात करें, हमारे देश में जन वितरण प्रणाली है, जिसको पीडीएस बोलते हैं, वो उसकी वो जो भी है वो गांव में ही है। शहरों में उसका जो सेंटर्स है वो काफी कम है। तो शहर का बहुत छोटा तबका आज के तारीख में पीडीएस पर निर्भर है, या कहिए कि जिन तक पीडीएस का अनाज पहुंचता है, जन वितरण प्रणाली का अनाज पहुंचता है।
जन वितरण प्रणाली गाँव में या ग्रामीण हिस्सों में ही है। तो ये सारे कारण रहे कि शहरों में शहरों से जो पलायन हमने देखा, जिनको माइग्रेंट वर्कर्स हम कहते हैं, शहर की समस्या का आज के तारीख में हमारे पास कोई भी नीतिगत समाधान नहीं। जैसे गांव की, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो भारत सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। 60,000 करोड़ से करीब 1 लाख करोड़ के आसपास मनरेगा का बजट हुआ। उससे जो हुआ वो ये हुआ कि अब जिनके पास कोई काम नहीं है, जो मजदूरी करके अपना घर चलाना चाहते हैं, वो मनरेगा में जाकर के काम कर सकते हैं। और ये सरकार की तरफ से या कहिए कि संसद की तरफ से आश्वासन है कि हम 100 दिनों का काम आपको देंगे 1 साल में, और 202 रुपए प्रति महीना प्रतिदिन की उसका वेज रेट होता है। लेकिन शहर में चूंकि इस तरीके की कोई भी नीति हमारे पास है ही नहीं। तो जो मैं कह रहा था कि हमारे पास युवाओं के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए, और खास करके शिक्षित युवाओं के लिए और शहर के लिए हमारे पास रोजगार संबंधी एक भी नीति आज के तारीख में हमारे देश में नहीं है। और ना सिर्फ नीति नहीं है, अगर हम इसको और गहराई से समझे तो हमारे पास इसके आंकड़े भी नहीं। तो जब पहला पलायन का जो वेव चला 2020 में, अप्रैल जून में, जो लोग हम सारे लोग टीवी पर देख रहे थे कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग, चूंकि और कुछ साधन ट्रांसपोर्ट का नहीं था, तो चल करके ही लोगों ने अपने गांव और इसकी तरफ लोगों ने चलना शुरू किया। तो उस समय संसद में बयान दिया गया कि तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि इनको आप कुछ राहत दीजिए। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, देखिए हमारे पास ये आंकड़े ही नहीं कि कितने माइग्रेंट वर्कर हमारे देश में हैं, और ये आंकड़े हमारे पास आज भी नहीं। आज यदि ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट पूछा जाए कि ऑफिशियली आप बता सकते हैं कि भारत में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो आखिरी आंकड़ा जो हमारे पास है वो 2011 का है। उसके बाद से हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, किस शहरों में है, कहाँ से आते हैं, किस तरह की नौकरियां करते हैं, क्या उनके पास राशन कार्ड है। इस तरह का हमारे पास चूंकि आंकड़ा नहीं है और नीति नहीं है, तो इसीलिए इन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। अब इसके साथ इसका एक तो कहिए कि कई सारे, मतलब सारे ही समाज पर और अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा, लेकिन इसका एक सामाजिक प्रभाव भी। सामाजिक प्रभाव यह है कि जो लोग खासकर निम्न वर्ग से आते हैं या पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो अपवर्ड मोबिलिटी कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के अवसर तलाशने में जुटे हैं, उन पर खासकर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। और ये असर खत्म होने में काफी समय लगेगा। अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर वापस आ जाएगी। तो अब टीवी चैनलों पर अगर ये बहस देखते होंगे तो ज्यादातर बहस जो है वो विकास दर पे होती है। जीडीपी ग्रोथ अभी 7% हो गया, अभी 20% हो गया, 5% है। लेकिन मामला सिर्फ विकास दर का नहीं है, मामला है कि कोविड लॉकडाउन के कारण और उससे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी या आय घटी या नौकरियां गई, तो समाज का वो तबका जो कहिए कि किसी तरीके से आगे बढ़ने के अवसर ढूंढ रहा था, ऐसा बहुत बड़ा तबका है, खासकर जिनको हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स बोलते हैं, कि जो पहली पीढ़ी के जिनके परिवार में पहली पीढ़ी में कोई रोजगार करता है, बाकी सारी लोगों का ग्रामीण परिवेश है, वो खेती में है। पहला कोई इंसान हुआ जिसको रोजगार मिला, या पहला कोई इंसान हुआ जिसको ग्रेजुएट की डिग्री मिली। अब समस्या ये हुई कि जिस बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंची लॉकडाउन के दौरान, और लॉकडाउन के पहले से ही स्थिति अर्थव्यवस्था की खराब थी, ये आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। तो कहिए कि ये एक पूरे जनरेशन का मामला है कि इस जनरेशन में जो एक के बाद एक जनरेशन जनरली आगे बढ़ता है। मतलब अब अगर आजादी के बाद से देखें तो जनरली पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे की तरफ जाते हैं। ये वो जनरेशन है, या ये कहिए कि ये वो दौर है, अभी जो दौर में हम जी रहे हैं उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आगे नहीं जा पाते। तो ये इसका अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ा और ग्रोथ रेट पे जो असर पड़ा, लेकिन इसका हमारी अर्थव्यवस्था में जो चरमराई है लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के पहले, उसका सामाजिक तौर पर भी काफी बड़ा असर पड़ा है। अगली स्लाइड पर जाएं।
अब अगर इसको इसमें संभावनाएं अगर तलाशी कि क्या किया जाना चाहिए, देखिए इस पे हुआ क्या। अब भारत का पिछले कई सालों से हम जिस तरीके के मॉडल पे आगे बढ़े, कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे कि मनरेगा का जो कानून आया 2005 में, तो मनरेगा का कानून ग्रामीण इलाकों में खास करके 100 दिन की नौकरियां लोगों को गारंटी करता है। वो 100 दिन नहीं मिलता है, आज भी अगर देखेंगे तो मात्र 50-54 दिनों के आसपास ही का राष्ट्रीय औसत है, लेकिन कम से कम ये इस तरीके का एक कानूनी प्रावधान है कि आपको 100 दिन की नौकरियां भारत सरकार देगी, इसका एक वादा है ग्रामीण इलाकों में। जब इस तरीके का एक महामारी आई या अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ी, तो उसका इस्तेमाल हम कर पाए और उससे काफी ज्यादा लोगों को राहत मिली। अब भारत में कई सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि देखिए मनरेगा ने काफी सारे लोगों की जान बचाई, मनरेगा को आप शहरी क्षेत्रों में भी ले जाइए, तो शहर में भी जिनके पास काम करने को कोई अवसर और बाकी ना हो, उनके पास कम से कम कोई तो एक सहारा हो कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक मनरेगा की मजदूरी मिल सकती है। इस तरीके से इसका शहरीकरण कीजिए। दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 100 दिन से ये नंबर बढ़ा करके इसको 200 दिन कीजिए कम से कम, कि एक साल में 100 दिन मतलब मात्र 3 महीने, तो सिर्फ 3 महीने रोजगार की गारंटी आप मत लीजिए, ये रोजगार गारंटी को आप 30 दिन से बढ़ा करके 3 महीने से बढ़ा करके कम से कम आप इसको आधे साल तक ले, 6 महीनों तक ले जाइए, कि 6 महीने तक का तो काम गारंटीड हो, और इस पर नीति बनाइए। ये कई सारे अर्थशास्त्री, भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मनरेगा का इस 2 तरीके से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं कि आप इसको शहर में ले जाइए और गांव में इसका स्कोप बढ़ाइए। दूसरा जो पिछले कुछ दिनों में बहस चली, वो नए श्रम कानून को लेकर के बहस चली। अब नए श्रम कानून का देखिए, जब अब ये सारी चीजें भारत सरकार और राज्य सरकारें और अलग अलग तरीके की जो लोग नीतियां बनाते हैं, वो लोग जब देख रहे थे कि, तो उनकी तरफ से कई सारे राज्य सरकारों ने जो किया कोविड के दौरान, जो कदम उठाए, उसमें से कुछ कदम ऐसे थे कि अपने यहाँ, जो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ देखिए कारखानों में नौकरियां बहुत कम है, उद्योग में नौकरियां मात्र 12% ही है। तो वो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ प्राइवेट कारखानों को बुलाने के लिए श्रम कानूनों को खत्म करने की घोषणा की। ठीक है, आप हमारे यहाँ नए कारखाने जो लगाएंगे, कई सारे राज्य इसमें 6-7 राज्यों में इस तरह की घोषणाएं हुई कि हमारे यहाँ आप कारखाने लगाइए, और हमारे यहाँ कारखाने लगाइए, हम आपको कुछ छूट देंगे, रियायत देंगे। वो रियायत कुछ टैक्स के तौर पे देंगे, और वो रियायत ऐसी भी देंगे कि चलिए काम करने का जो समय होता है कि 8 घंटे आप काम, कोई एक वहां पर एम्प्लॉय काम करेगा, वो 8 घंटे से बढ़ा करके हम 12 घंटे करेंगे। जो लेबर लॉ हमारे देश में है, श्रम कानून है, उसका उतनी कड़ाई से पालन नहीं करते। तो एक तरफ ये कोविड के दौरान कोशिश की गई, उसका काफी विरोध भी हुआ। अब उसके विरोध के कारण कई राज्यों में टल गया, लेकिन कुल मिलाजुला के मामला है कि जिस तरीके की नीतियां चाहिए, उसके ठीक विपरीत जाकर के मतलब रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम कानून को खत्म करना जरूरी नहीं, लेकिन उस दिशा में नीतियां हमारे देशों में बढ़ी। अगर आप उसके विकल्प के तौर पर देखना चाहें, मेरे ख्याल से कुछ वैकल्पिक नीतियां जो लोगों ने रेखांकित की हैं, वो एक तो ये है कि युवाओं में निवेश हो। अब युवाओं में निवेश का अर्थ है कि आप बड़े पैमाने पे जो पहला काम जो आप कर सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे देश में वैकेंसियां हैं। आप भारत का हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, जहां भारत का आप एजुकेशन सेक्टर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बहुत बड़े पैमानों पे, या पब्लिक सेक्टर के कारखाने जो है, तो बहुत बड़े संख्या पे वहाँ, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ वैकेंसियां हैं, जो कि कई सालों से भरी नहीं जा रही हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट में करके काम चला रहे हैं किसी तरीके से। तो युवाओं में निवेश करने का एक तो पहला अच्छा तरीका है कि तुरंत जो परमानेंट नौकरियां खाली पड़ी हैं, और कई राज्यों में ये नंबर बहुत बड़ा है, और सिर्फ ये छोटे राज्यों या पिछड़ा राज्यों की बात नहीं, जो कहिए कि भारत के अमीर राज्य हैं, वहां भी ये काफी तेजी से हुआ है कि कॉलेज में अगर आप देख लें तो ज्यादातर शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं, या ज्यादातर स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट में है।
तो एक तो सबसे पहला काम युवाओं में निवेश करने का ये हो सकता है कि आप लोगों को परमानेंट नौकरियां दें, और चूंकि ये वैकेंसियां हैं तो आप मतलब हम सिर्फ ये वैकेंसियों को भरने की बात करें। दूसरा ये है कि कुछ खास तरीके के क्षेत्रों में अगर सरकार निवेश करे, जैसा कि भारत का स्वास्थ्य सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, इसके विस्तार में यदि निवेश किया जाए तो एक साथ दो चीजें संभव है। जैसे कि स्वास्थ्य के सेक्टर में यदि आप निवेश करते हैं, निवेश करने का मतलब क्या है कि आप नए कारखाने खोल रहे हैं, नए मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, या फिर नए कहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल रहे हैं, तो इसमें जब निवेश होता है तो रोजगार भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप नए डॉक्टर लाएंगे, नए नर्स लाएंगे, वो बिल्डिंग्स बनेंगी तो नए मजदूर आएंगे। तो यदि आप हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में निवेश करें, और भारत की एक और जो कहिए कि खास बात है कि अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो दुनिया के 4-5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में हमारा देश शामिल है। लेकिन यदि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च का पैमाना अगर पकड़े कि कितना प्रतिशत हमारे जीडीपी का शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होता है, तो स्वास्थ्य का तो मात्र 1% के हिसाब से, तो दुनिया के सबसे कम खर्च करने वाले देशों में हम भी शामिल हैं, जो हम स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। तो एक तीर से दो निशान जिसको कहते हैं कि वो संभव है। यदि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत बड़े स्तर पे निवेश करना शुरू करें, तो ना सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि हम बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे रोजगार जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि मनरेगा को आप शहरीकरण कर दें या ग्रामीण ये कर दें, वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो रोजगार कहिए कि अच्छे रोजगारों में शामिल नहीं। अच्छे रोजगार का अर्थ है कि जिसमें आपको जॉब गारंटी हो, कि साल में कुछ उसमें पेंशन भी हो, सोशल सिक्योरिटी भी हो, और सालों भर वो रोजगार हो। मनरेगा कहिए कि एकदम जिसके पास कोई और काम नहीं बचा वो ऑप्शन है। लेकिन एक बहुत बड़े तबके के लिए युवाओं में निवेश अगर किया जाए हेल्थ और एजुकेशन में, सामाजिक क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये रोजगार का जो सवाल है, ये अर्थव्यवस्था किस तरफ जाएगी उससे बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है, मतलब उससे अलग नहीं। अब उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि दो कहिए कि एक तरीके से विकास का मॉडल दुनिया भर में है। एक तरफ विकास का जो ये मॉडल है वो ये है कि हम प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट पूंजी पर निर्भर हो। ठीक है, अब उसका मतलब है कि हम कारखाने लगाने के लिए लोगों को आमंत्रण दें कि बड़े पूंजीपति घराने, देश के, दुनिया के, विदेशों के, कि बड़े बड़े पूंजीपति कारखाने, उद्योग जो है उनको हम आमंत्रण दें कि आप आइए हमारे यहाँ कारखाने लगाइए। एक मॉडल ये है। अब इस मॉडल की समस्या ये है कि इसके लिए आपको उनको तमाम तरह की रियायतों की वो मांग करें कि आप हमें टैक्स में रियायत दीजिए, आप हमें श्रम कानून का उल्लंघन करने की रियायत दीजिए, आप हमें कहिए कि एनवायरनमेंट का जो कानून कई सारे होते हैं उसमें रियायत दीजिए कि हम थोड़ा प्रदूषण भी कर पाए। तो वो इस तरीके की चीजों की मांग करेंगे। इसके साथ साथ इस तरीके से रोजगार बन पाने की संभावना बहुत कम है। और यही हमारे देश में पिछले 30 सालों में हुआ है कि जो नीति रही है वो नीति रही है कि आप प्राइवेट पूंजी को, निजी पूंजी को बढ़ावा दें, और उम्मीद रही है कि ये निजी पूंजी जब कारखाने लगाएगी या उद्योग लगाएगी या बिजनेस लगाएगी तो उससे रोजगार आएगा। अब इसमें समस्या है कि निजी पूंजी तभी निवेश करेगी जब वो पाएगी कि भारत में उस तरीके का एक बाजार है। वो निजी पूंजी की जो भी वो प्रोडक्ट बनाए वो बिकना भी तो चाहिए। अब समस्या है कि चूंकि हमारा भारत में मांग की कमी है, आय की कमी है, बेरोजगारी है, तो लोग चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो निजी पूंजी का भी निवेश नहीं हो पा रहा है। लेकिन नीति यही है कि निजी पूंजी को बढ़ावा दें। एक दूसरी वैकल्पिक नीति भी हो सकती है जिसमें आप निजी पूंजी का इंतजार ना करें, या कहिए कि निजी पूंजी पर पूरी तरीके से निर्भर ना हो, लेकिन खुद से ही अगर कुछ प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित करके उसमें अगर निवेश किया जाए, और दुनिया के जो भी देश विकसित हुए, खास करके अगर हम देखें कि 90, 80 और 90 के दशक में या उसके पहले चीन, या फिर जिसको ईस्ट एशियन मिरेकल बोलते हैं कि जापान, ताइवान, कोरिया, जिस तरीके से कुछ देश विकसित हुए, सभी में एक चीज सामान्य थी कि लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे
सामाजिक क्षेत्र में निवेश किया और वो एक वैकल्पिक मॉडल बना कि आप निजी पूंजी पर पूरी तरीके से निर्भर मत कीजिए। बिल्कुल कीजिए, निजी पूंजी भी आएगी, कारखाना लगाएगी, नौकरियां मिलेंगी, मगर सिर्फ निजी पूंजी पर निर्भर ना करें, बल्कि बड़े पैमाने पर कुछ खास क्षेत्रों में निवेश करें और चिन्हित करें कि ठीक है, अगर युवाओं में रोजगार की कमी है या शिक्षित लोगों में रोजगार की कमी है तो उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी अगर हमारे श्रम लेबर मार्केट में बहुत कम है, जैसे कि मैंने कहा कि मात्र 23% महिलाएं ही आज की तारीख में काम करती हैं। तो अगर उसको हम चिन्हित करके उस पर कुछ काम कर सकें तो कुल मिला जुला के इस पूरे बात का सार यही है कि नीतिगत तौर पे कुछ खास चीजों को चिन्हित करना पड़ेगा, उस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी जिसकी आज हमारे देश में काफी कमी है। तो संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा का पूरा वैकल्पिक मॉडल चाहिए, जो कि दुनिया में कई जगहों पर जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया, लोगों ने सफलता पाई, उनसे सीखने की जरूरत है। और मुश्किल एक चैलेंज है कि भारत में रोजगार की समस्या किस तरीके से सॉल्व की जाए, लेकिन उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब उसको दरकिनार करके आगे बढ़ने का काफी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में, जैसा कि मैंने कहा, कि ये एक जनरेशनल असर पड़ेगा, कि ये पूरी पीढ़ी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। तो यही मुझे कहना था। अगर इस पर और चर्चा करनी हो तो चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद ईशान। चलिए, आपने बहुत ही सहज सरल ढंग से, मैं कहूँ कि इन बातों को रखा। निश्चित तौर से अर्थव्यवस्था पर बात करना एक जटिल महसूस होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में, सरल ढंग से आपने चीजों को रखा। कई बातें बहुत साफ हुई, बहुत स्पष्ट हुई। हेलो सर, आई एम डॉक्टर सुनील सिन्हा फ्रॉम धनबाद। मेरा एक क्वेरी है कि बहुत अच्छे से, पहली बात तो कि आपका शुक्रिया, अच्छे से बहुत रखे बात को। उसमें मेरा क्वेरी है कि क्या इसका जो डीमोनेटाइजेशन हुआ या फिर जीएसटी हुआ, मैंने बिफोर कोविड, जो लॉकडाउन के पहले और अनप्लान्ड लॉकडाउन, तो उसके पहले क्या उसका क्या इम्पैक्ट रहा, मतलब ये जो श्रम बाजार और फिर जो रोजगार के अवसर के ऊपर में, हम ये सर थोड़ा सा, शायद आप उसको टच नहीं किया था मेरे ख्याल से। नहीं, शुक्रिया, आपने सवाल किया तो मुझे ये अवसर मिल गया। तो ये जो मैंने एक आंकड़ा दिखाया था कि 2016 से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी, कोविड के पहले की बात है। तो उसके प्रमुख कारणों में काफी सारे कारण रहे, लेकिन प्रमुख कारणों में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी भी है। तो डिमोनेटाइजेशन, तो हम जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के 3 गोल कहे गए थे कि हम ब्लैक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं उसको कम करेंगे, और तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, ये कैश कम करेंगे या कहिए कि बुरी गतिविधियों को हम कम करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था पे 2016 नवंबर की वो घटना और 2017 में जीएसटी आया, और जिस तरीके जीएसटी आने से ज्यादा जिस तरीके से आया कि वो रेट कई बार रिवाइज करते गए, लोगों को ठीक से जानकारी नहीं, रिटर्न्स मिलने में दिक्कत, तो इस खास करके इन 2 चीजों का भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और एक बात जो मैं नहीं कह पाया वो भी कहना जरूरी है कि भारत में जितने भी रोजगार हैं उसका 90%, जिसको हम बोलते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें है। तो 90% लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी को नौकरी से निकालना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है, या आपके पास कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे देश का 90% हिस्सा रोजगार का ऐसा है जिनके पास कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब सिक्योरिटी, इस तरह की कोई चीजें नहीं होती। अब डीमोनेटाइजेशन जब आया तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, और उसी का असर था कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 2017, 18, 19 में हुई। और इसके बाद लॉकडाउन की जो बात है, तो ये दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन किया। अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने भारत की तरह का लॉकडाउन किया। जितना कड़ा लॉकडाउन हमारे देश में 3 महीने के लिए हुआ, इतना कड़ा लॉकडाउन और किसी देश में भी ऐसे देश में नहीं हुआ जहां की इतना बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र। तो अब यदि आपके पास औपचारिक क्षेत्र है
कि जिसको हम कह सकते हैं कि वेतन मिलता है हर महीने, तो वहां आप कुछ चीजें इंश्योर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि नौकरी नहीं जाए। सरकार उन व्यवसायों को थोड़ा सब्सिडी दे सकती है कि चलिए आप लोगों को नौकरियों से मत निकालिए। लेकिन चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र है, यहाँ किसी तरीके का सरकारी इंटरवेंशन नहीं है, ना उसके लिए नीतियां हैं, ना ये लोग कोई उससे बेनिफिट पाते हैं। तो लॉकडाउन का भी हमारे देश के अनौपचारिक क्षेत्र पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो ये डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और लॉकडाउन, इसने भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की कहिए की कमर तोड़ दी, और उसी का असर है बेरोजगारी का ये हाल और आय में जो गिरावट हुई। तो उसी से रिलेटेड सर एक और क्वेश्चन था कि क्या रीमोनेटाइजेशन संभव है? अगर जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका इल इफेक्ट और जो जो एडवर्स इफेक्ट्स हुए अपनी इकोनॉमी के ऊपर में, एक तो वो, दूसरा कि अभी जो क्या मोनेटाइजेशन पाइपलाइन करके कुछ चल रहा है, अब यू आर मोर अवेयर ऑफ दैट। तो अच्छा, दूसरा कि जो ये फॉर्म बिल और ये 3 फॉर्म एक्ट और ये 4 ट्रेड, ये जो है कोड, जो लेबर कोड्स है, तो ये उसको निरस्त किया गया है, या जो भी एक्ट के रूप में उसको ये किया गया है, तो उसका भी कुछ हमको लगता है क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने काफी सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सभी को अगर मिला करके देखें तो एक चीज कॉमन है, वो है कि निजी पूंजी की तरफ बढ़ना और उसके कंधों पे जिम्मेदारी डालना कि देश का विकास आप संभालिए, रोजगार भी आप संभालिए। ये सब जितनी चीजों का आपने जिक्र किया, कृषि बिल उसी से रिलेटेड है। आपका एसेट मोनेटाइजेशन की जो चर्चा, एसेट मोनेटाइजेशन क्या कि सरकार के पास कुछ एसेट थे, उसको आप निजी हाथों को में सौंप देंगे, या लीज, बड़ी लंबी लीज कर देंगे, 100 साल के लिए आपका हो गया, अब ये रोड है, ये ब्रिज है, आपका है, आप इससे जो पैसा आएगा ये आप रखिए, और इसकी जो देखरेख करनी है आपकी। तो कुल इस सभी चीजों में कोड ऑन वेजेस का भी इस तरह का ही मामला है कि इस तरीके से उसको ये किया गया है कि निजी पूंजी यदि आए तो उसको सुविधा हो। तो हर तरीके से कहिए कि कोशिश यही है कि अर्थव्यवस्था की जो चरमराई हालत है तो उनका भरोसा है, और एक खास तरह के अर्थशास्त्रियों का भी भरोसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नीति बनाते हैं उनका, जो नीति बनाते हैं और एक खास तरह के अर्थशास्त्री, उनका यह भरोसा है कि अगर विकास होगा तो एक ही तरीके से होगा कि निजी हाथों में आप सब कुछ ही सौंप दीजिए, वो चाहे एसेट हो, चाहे कृषि की जो जो मार्केट बोलते हैं, कृषि बाजार हो, बाजार समिति हो, या फिर रोड हो, ब्रिज हो, रेलवे स्टेशन हो, ये सबको आप निजी हाथों में सौंप दीजिए तो विकास होगा। अब देखिए, इसमें एक समस्या है क्योंकि पिछले 30 सालों से कम गति से कहिए, लेकिन यही चल रहा है, लेकिन फिर भी रोजगार बढ़ा नहीं। और 2016 के बाद से जो हुआ है कि बहुत तेजी से निवेश में निजी निवेश में कमी आई, जो प्राइवेट पूंजी है वो काफी झिझक रही है निवेश करने में। तो वो झिझक रही है क्योंकि भारत, मतलब वो जो उत्पादन करेगी उसके खरीदने के लिए कोई लोग नहीं है, तो फिर वो रियायत मांगती है, तो आप और रियायत, तो इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है कि आप काफी सस्ते दामों पर उसका निजीकरण कर दीजिए। और लेकिन अब समस्या यह है कि यही मॉडल के कारण आज जो स्थिति है वो है, तो अब उनकी तरफ से है कि इसी मॉडल को हम और जोर शोर से और कहिए कि स्ट्रांगली और एग्रेसिवली इस एजेंडा को पुश करेंगे। समस्या है कि उसका रिजल्ट आता नहीं दिख रहा। अगर कहिए कि उससे रिजल्ट आता, कि मान लीजिए कि भारत में बेरोजगारी की दर कम होती या फिर भारत का विकास दर बहुत तेज होता, तो एक बात समझ में आती। लेकिन पिछले 3-4 सालों से तो हम देख रहे हैं कि इस नीति का परिणाम उल्टा ही हो रहा है। आने वाले दिनों में अपने आप ये चीजें सुधर जाएंगी, इसकी कोई आशा, इसका कोई ये मानने का कोई कारण नहीं है। विश्वास करने को तो आप कर ही सकते हैं, इसका कोई अर्थ, मैं बस ये कहना कि कोई आर्थिक लॉजिक इसका नहीं, जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, खास करके अगर हम पिछले 10 सालों 20 सालों का अनुभव देखें, तो उसमें कोई दम नहीं है इस आर्गुमेंट में कि हम निजी पूंजी से भारत के विकास की समस्या को सुलझा लें। तो सर, ये रीमोनेटाइजेशन के लिए क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आप बोल रहे हैं कि वो नोट वापस ये कर दिया जाए? नहीं, वापस नहीं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा तभी तो रीमोनेटाइजेशन हो सकता है। मतलब फिर से लोगों के हाथ में कैश आएगा और डिमांड बढ़ेगा। और अच्छा, रीमोनेटाइजेशन से मैं समझ नहीं पाया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि लोगों के हाथ में कैश ट्रांसफर हो, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, ये भी तो एक बात है ना,
अगर देखें तो सरकार ये नीति जो भी है बनाते हैं या डॉक्यूमेंट जो आता है उसमें जहाँ वो लोग बोलते हैं जनधन अकाउंट हमने इतने सारे खोले, तो कई सारे अर्थशास्त्री ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने इतने सारे जनधन अकाउंट खोल लिए, अगर आपका दावा है कि आपने हर घर को बैंकों से जोड़ लिया है और सरकारी से जोड़ लिया है, तो इसका इस्तेमाल करके थोड़ा कैश ट्रांसफर करें। तो वो कैश ट्रांसफर जो हुआ वो 3 महीनों के लिए हुआ, 1 महीने का 500, मतलब कुल 3 महीनों में मिलाकर के 1500 रुपये मात्र हुआ। तो अगर ये किया जाए तो बहुत अच्छा। कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा भारत में कि आप कम से कम 6,000 रुपए 7,000 रुपए लोगों के घरों में ट्रांसफर करें, कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनकी आय आधी हो गई है या खत्म हो गई है, तो वो कुछ चीजें खरीद पाए। लेकिन उस दिशा में हम नहीं बढ़े, तो उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो अब आपकी बात से सहमत हूँ कि वो करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि विकास का जो मॉडल है वो ये है कि निजी पूंजी पर निर्भर किया जाए, कि किसी तरीके से वो हमारी नाव को पार करा दे। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ हाँ कर्ण साहब बोलिए। ये 2,000 रुपया साल में 6,000 रुपया जो किसानों को दिया जा रहा है, इसका क्या वास्तविक असर क्या है किसानों में? देखिए, साल में 2,000 रुपए देने की मतलब अब इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि इसका कृषि हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। जैसे मैंने कहा कि करीब 50% लोग हमारे देश में उस पर निर्भर है। अब उसमें अगर, और कृषि का संकट बहुत गहरा है। कृषि के संकट के दो कहिए कि प्रमुख पहलू हैं। एक तो पहलू है कि जिसको हम लागत बोलते हैं, वो लागत लगातार बढ़ी है, और वो लागत अभी जिस तरीके से देख लीजिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम है, तो बहुत सारे राज्यों में ट्रैक्टर पे और इस पे बहुत तेजी से लागत बढ़ी है, और ये पिछले कुछ सालों से ही हो रहा है। फर्टिलाइजर का दाम और पेस्टिसाइड का दाम और बीजों का दाम, और तो लागत बढ़ी है, और उत्पादन मूल्य जो होता है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से गिरा है। अब उसके गिरने का कारण है कि हमारे यहाँ एमएसपी बहुत कम फसलों पे मिलती है, कुछ खास राज्यों को ही मिलती है एमएसपी। देख लीजिए तो सिर्फ चावल, गेहूं और कुछ हद तक कपास पे मिलती है, और सिर्फ 2-3 राज्य हैं जहाँ ये अच्छे से ये सिस्टम काम करता है, पंजाब, हरियाणा। और इसीलिए इस राज्यों के लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सिस्टम काम करता है। यहाँ ये सिस्टम काम ही नहीं करता है, उनको इस बारे में पता भी नहीं। तो आंध्र प्रदेश, बहुत कम राज्य हैं। अब कृषि का ये जो बहुत बड़ा संकट है, इसमें बहुत कहिए कि बहुत ही छोटा ये 2,000 रुपए का साल में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि साल में 6,000 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? एक तो कृषि का संकट उससे दूर नहीं हो। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि उससे चलिए किसी स्कूल की कुछ फीस हो गई, किसी का कुछ थोड़ी सी दवा हो गई, वो बिल्कुल कुछ हद तक तो होगा, या उसमें आप कुछ खर्च कर पाएंगे। इसकी दो समस्याएं जो मैं समझ सकता हूँ, एक समस्या तो, या 3 समस्याएं। एक समस्या तो यह है कि ये बहुत छोटा है अमाउंट। दूसरी समस्या है कि ये अमाउंट स्थिर है, कि 2,000 रुपए आपने दे दिए। अब ये 2 साल पहले की बात है। 2 सालों में तो महंगाई काफी बढ़ी है, सभी हम जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो जानते हैं, लेकिन तेल के दाम, खाने के तेल के दाम और सब्जियों के दाम, अब ये महंगाई के हिसाब से ये 2,000 रुपए तो बढ़ नहीं रहा। 6,000 रुपए ये स्थिर है। तीसरी जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूँ तो ये है कि अब अगर सवाल पूछा जाए किसी भी सरकार से कि भाई आप, और बहुत सारे राज्य सरकारें भी ये कर रही हैं। तेलंगाना की राज्य सरकार इसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देती है, ओडिशा की सरकार देती है। तो अब पूछा जाए कि ठीक है, कृषि की समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो कृषि की समस्या को 2 तरीके से देखा जा सकता है कि आप ज्यादा नहर बनाएं, आप सड़कें बनाएं, आप बाजार समिति बनाएं, मार्केट बनाएं। तो वो दिशा में जाने के बजाय आप कहिए कि अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि हमने 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए, 6,000 रुपए दिए, या किसी सरकार ने 8,000 रुपए दिए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, ये ले लो पैसे और इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है कि इससे कुछ थोड़ा तो फायदा होगा। जिसको 6,000 रुपए पहले नहीं मिल रहे थे, अचानक मिलने लगे, थोड़ा फायदा हो गया, लेकिन कृषि की समस्या का समाधान उससे नहीं। क्योंकि कृषि की समस्या का समाधान इसमें है कि आप बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करें, सड़कों में, सिंचाई के साधन में, फसलों को स्टोरेज जिसको बोलते हैं, कि जब फसल हो गई तो आप उसको संभाल करके रख पा रहे हैं, या उस पर एमएसपी मिले। तो ये सारी समस्याएं कहिए कि पीछे छूट गई, और आगे आ गया कि हम 6,000 रुपए या 8,000 रुपए एक साल में लोगों को दे रहे हैं।
इस पर तो यही है मेरा मानना। कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक सवाल मैं अभी आंसर नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न पेश कर रहा हूँ। ये डिजिटल बाइफरकेशन का क्या असर होगा? डिजिटल बाइफरकेशन, हाँ, डिजिटल बाइफरकेशन मीन्स जो वो समुदाय जो आईफोन और ये सब एजुकेशन में उपयोग कर रहा है, और इस क्षेत्र में ये पिछले 2 साल में जो मुनाफा हुआ है सबसे बड़ी कंपनियों का, जैसे गूगल है, अमेजॉन है, व्हाट्सएप मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी कंपनियों को बेहद ज्यादा मुनाफा हुआ है। बाकी दूसरे, जिसको आज के दिन में एक किताब भी आई है सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो है, तो उसमें बियॉन्ड डिजिटल कैपिटलिज्म की बात की गई है। तो उस संदर्भ में हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर भी अगर आज नहीं तो फिर बाद में कभी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत जरूरी सवाल है। एक लाइन में मैं बस यही कहना चाहूंगा, देखिए डिजिटल डिवाइड जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, उसका तो डिजिटल, बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कि खास करके जो मैं सामाजिक पहलू से जब हम सोच रहे थे कि समाज में काफी बड़ा तबका है जिसके पास आज भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं, और अगर इंटरनेट है भी, मोबाइल है भी, तो ऐसा मोबाइल नहीं है कि आप उस पे पूरी तरीके से शिक्षा प्राप्त करें। और लगातार 2 साल की जो पढ़ाई पूरी मार खा गई, तो हमारे पढ़ाई का जो असर पड़ा है, खास करके हम चूंकि स्कूल खोलने पर ध्यान हमारा नहीं रहा, या किस तरीके से स्कूलों को ठीक किया जाए, और ध्यान ऑनलाइन शिक्षा पे रहा, जो कहिए कि कई सारे राज्यों में ठप के बराबर थी, तो इससे तो बहुत बुरा असर पड़ा है। अब इसको कैसे, अब तो खैर चलिए स्कूल खोलने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो इस पर निर्भर करके रह गए, तो बहुत बड़े तबके पर इसका ऐसा असर पड़ेगा कि ये पूरी पूरी पीढ़ी पर कहिए कि असर होगा। असर होगा, और इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक पीढ़ी यदि उसके पास वो शिक्षा नहीं है जो पिछले पीढ़ी के पास थी, तो आगे बढ़ने के अवसर तो ऐसे ही कम होगा। तो ये काफी सही और सटीक सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, चलिए मैं सभी आभार व्यक्त कर दूं। धन्यवाद उन तमाम मित्रों का जिन्होंने शिरकत की, इसमें भागीदारी निभाई, ईशान का भी, जो एक बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी बातों को, अपने टॉपिक को लेकर के। और फिर एक बार आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। थैंक यू। धन्यवाद।